गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दर दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत क्वालिटी सेशन के साथ उपस्थित हूँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एसएससी जनरल स्टडी की तैयारी हेतु इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज ऑर्डर में किया गया है, जिसका आंसर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस तरीके से दिया गया है। तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार अपने बुक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जैसा देख रहे हैं कि सेशन है क्वालिटी का, और इसके अंतर्गत जो हमारा करंट टॉपिक है, ये टॉपिक है मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन। यानी मिसलेनियस टाइप के कुछ क्वेश्चन की चर्चा हम लोग प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन की चर्चा इस आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए यहां पर हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है, एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज द फर्स्ट राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू वुमेन हु डाइड इंस्टेस्ट। यहां पे कह रहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार निम्न में से किसके पास निर्वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार है। यहां पर आंसर लिख रहा है पहला कि हर पेरेंट्स, उसके माता पिता का अधिकार होता है। फिर लिख रहा है सेकंड ऑप्शन द लीगल हेयर्स ऑफ हर फादर्स, उसके पिता के कानूनी उत्तराधिकार का। फिर लिख रहा है थर्ड द लीगल हर्स ऑफ हर हस्बैंड, उसके पति के कानूनी वारिस का। फिर यहां पर लिख रहा है हर हस्बैंड, उसके पति का। यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत ये हो जाएगा हर हस्बैंड, उसके पति का यहां पर अधिकार हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच केम इनटू फोर्स इन। कह रहा है बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है। यह कब लागू हुआ है? यहां पर ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है यहां पर 2012, 2011, 2009 एंड 2010। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 2010। ये क्लियर रखिएगा कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, क्या फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21A। क्या है? 21A। यहां पर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन किया गया है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन किया गया है फॉर किसके लिए? तो यहां पर जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, विशेष तौर पर 6 to 14 ईयर, 6 to 14 ईयर एज ग्रुप के जो यहां पर बच्चे हैं, उनके फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन किया गया है आर्टिकल नंबर 21A में। यह आर्टिकल जो है यह ऐड किया गया है आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन अमेंडमेंट। यहां पर एक अमेंडमेंट किया गया था, और वो अमेंडमेंट था अमेंडमेंट 86 इन 2002। 86th अमेंडमेंट था 2002, और इसी के तहत ऐड किया गया है क्या? राइट, यहां पे कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 21A, जहां पर 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चों को कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। और इसी आर्टिकल के तहत यहां पर राइट टू एजुकेशन आया है। क्या आया है? जो राइट टू एजुकेशन है 2009 का, कब? 2009 का ये लाया गया था। जो इंप्लीमेंट कब हुआ है? तो 2010 में। यहां पर एक क्लियर रखिएगा, फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21A, जहां पर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन किया गया है। और यह आर्टिकल 86th अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया है। और यह एक्ट कब का था? तो 2002 का था। और इसी के तहत राइट टू एजुकेशन 2009 पॉलिसीज हमारी क्या की गई है? इंप्लीमेंट की गई है 2010 में। साथ में एक और एजुकेशन का प्रोविजन किया गया है आर्टिकल नंबर 51A का क्लाज के में। कहां पर? क्योंकि इसी अमेंडमेंट के तहत एक और एजुकेशन का प्रोविजन किया गया है, और वो है आर्टिकल नंबर 51A का प्रोविजन के। यहां पर भी एजुकेशन की ही बात की गई है, लेकिन यहां पर एक कहा गया है कि जो पेरेंट होगा, माता पिता होगा, वह बच्चों को शिक्षा के लिए क्या करेगा? शिक्षा के लिए प्रेरित करेगा। तो यहां पर भी एजुकेशन की बात करता है, 6 to 14 ईयर की बात करता है। क्या? 6 to 14 ईयर। तो यहां पर कह सकते हैं एजुकेशन का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो जगह पर है।
एक आपके आर्टिकल नंबर 21A में है और एक आपका है आर्टिकल नंबर 51A के में है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2010। लेकिन राइट टू एजुकेशन जो हमारे कह सकते हैं देश में लागू हो रहा है, हमारे कंट्री में है, यह आर्टिकल नंबर 21A के तहत ही लाया गया है। ठीक, तो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ इनेक्टेड। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित करने के लिए एक अधिनियम लाया गया था। तो यहां पर आंसर दे रहा है 1947, 1956, 1959 और 1962। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा 1956। क्या हो जाएगा 1956। 1956 में ही क्या किया गया है, राज्यों के पुनर्गठन और उससे संबंधित मामलों का अधिनियम बनाया गया है। मीनिंग यहां पे क्या है, स्टेट ऑफ इंडिया फॉर मैटर कनेक्ट 12 इज इनेक्टेड। और यहां पर 1956 में ही एक क्लियर रखिएगा, आपके टोटल जो स्टेट थे 14 स्टेट प्लस 6 यहां पर यूनियन टेरिटरी का प्रोविजन किया गया था। कितने, यहां पर 14 स्टेट प्लस 6 यूनियन टेरिटरी के प्रोविजन किए गए थे 1956 में। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट वाज पास्ड टू डिफाइन and limit the power of certain court in punishing contempt of court and to regulate their procedure in relation thereto, in which of the following years was the act passed। मीनिंग यहां पे दे रहा है, अदालतों की अवमानना अधिनियम को अदालतों की अवमानना को दंडित करने और उनके संबंध में उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित करने और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित पारित किया गया था। यहां पर कोर्ट को कुछ पावर दिया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति उस कोर्ट का अगर अवमानना करता है तो उसको पनिशमेंट किया जा सकता है, उसको दंडित किया जा सकता है। यहां पर ऑप्शन दे रहा है कि यह 1971 का है, फिर यहां पे दे रहा है कि 1975 का है, फिर यहां पे दे रहा है 1969 का है और 1982 का है। तो यहां पर करेक्ट हो जाएगा 1971 का है। किसका है 1971 का है, जब ये पास किया गया था आपका एक्ट। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्ट्स वाज पास्ड इन द ईयर 2005। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। यहां पर ऑप्शन है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम। सेकंड ऑप्शन लिख रहा है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन संशोधन निवारण अधिनियम। फिर लिख रहा है द कंपटीशन एक्ट, प्रतिस्पर्धा अधिनियम। फिर यहां पे लिख रहा है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005। ये एक्ट कब का है 2005 का है। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी। अगर हम लोग देखें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है ये 2002 का है। कब का है 2002 का है, जो इंप्लीमेंट हुआ था 2003 में। कब हुआ था तो 2003 में इंप्लीमेंट हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, इन इंडिया द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पास्को Act is a comprehensive law to provide for protection of children from the offense of sexual assault, sexual harassment and pornography while safeguarding the interest of the child। मीनिंग इसका दे रहा है, भारत में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम बच्चे के हितों की रक्षा करते हुए यौन हमला, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कानून है। यहां पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण पास्को एक्ट है, अधिनियम है, ये कब का है। यहां पर ऑप्शन दे रहा है यह 2012, फिर दे रहा है 2000, यहां पर 6 है, 2010 है और 2008 है।
यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2012 का है। कब का है? 2012 का है। यहाँ पे द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 कब का है? एक्ट 2012 का है। यहाँ पर एक क्लियर आपको रखना है, यहाँ पर जो लिख रहा है कि बच्चों की, किसकी बात कर रहा है? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन का यहाँ पर जो एज लिमिट लिखा है ये कितना होना चाहिए? विद इन 18 ईयर्स। 18 ईयर्स से बिलो हम कह सकते हैं यहाँ के बच्चे होंगे बिलो 18 ईयर्स। तो यदि इस प्रकार से कहीं पर भी उनका यौन हमला होता है, यौन उत्पीड़न होता है, अश्लील साहित्य होता है, इसके अगेंस्ट एक आपके पास एक्ट है और उस एक्ट का ही नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पास्को एक्ट 2012। तो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द इंडियन आर्मी फ्री गोवा फ्रॉम द पुर्तगाल। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया? यहां पर ऑप्शन लिख रहा है, पहला लिख रहा है 1956, फिर लिख रहा है 1959, 1961 एंड 1967। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1961 क्या हुआ यहां पर? तो इंडियन आर्मी ने गोवा को फ्री कराया, किससे? पुर्तगाल से। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है ऑन कंप्लीशन सप्तपदी रिचुअल। यहां पर सप्तपदी एक रिचुअल है, इसके सेंस में क्वेश्चन है। सप्तपदी रिचुअल कंसीडर्ड द मैरिज टू बी कंप्लीट एंड बाइंडिंग। सप्तपदी अनुष्ठान, रिचुअल यानी अनुष्ठान पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है। जब मैरिज होती है तो मैरिज में भी एक रिचुअल है, एक परंपरा है, एक रीति रिवाज है, और वहां पर वो है जिसका नाम है सप्तपदी। यहां पर जब सप्तपदी अनुष्ठान पूरा हो जाता है तो विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है। यहां पर कह रहा है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1862, फिर कह रहा है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यहां पर थर्ड ऑप्शन कह रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ अर्थात शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। फोर्थ कह रहा है कि पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936। तो यहां पर जो आंसर होगा, जैसा सेंटेंस ही आपको देखने पे लग रहा है सप्तपदी रिचुअल, तो सप्तपदी जो रिचुअल है यह किसका है सेंस है? तो हिंदू यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रपोजल में ये कहा गया है कि यदि सप्तपदी अनुष्ठान कंप्लीट होता है तो विवाह को संपन्न मान लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंथली मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ आरएस, यहां पर फिलअप करना है, पेएबल बाय चिल्ड्रन टू पेरेंट जेट बाय द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन बिल 2007 was removed by the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Amendment Bill 2019। कह रहा है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण विधेयक 2007 द्वारा निर्धारित माता पिता को बच्चों द्वारा देय यहां पर राशि जो है कि मासिक रखरखाव राशि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण संशोधन विधेयक 2019 द्वारा हटा दी गई थी। यहां पर कितना अमाउंट है? अमाउंट लिख रहा है यहां पर 10,000 है, फिर लिख रहा है 5,000 है, फिर यहां पे लिख रहा है 12,000 एंड 8,000। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,000। ये प्रोविजन था कि कोई भी अपने माता पिता को उसके केयर टेक के लिए मिनिमम 10,000 अमाउंट देगा ही देगा। अब मान लेते हैं कोई बच्चा है उसके पास नौकरी नहीं है तो कहां से देगा? तो इसलिए इसको क्या किया गया? हटा दिया गया। कब? 2019 में। और ये एक्ट कब था? ये एक्ट था 2007 का। 2007 के एक्ट को 2019 में क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया, जिसमें मिनिमम अमाउंट जो रिक्वायर्ड यहां पर मेंशन की गई थी वो कितना थी? 10,000 थी। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। और ये भी जो क्वेश्चन है एक कंटेम्प्रेरी इशू का है, करंट अफेयर्स का है, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following statement about the Constitution of India is not true? यहां पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में ही आपको नॉट जो वर्ड है ये मिलता है। यदि आपने पूरा नहीं पढ़ा, केवल वहीं तक पढ़ा कि which of the following statement about the Constitution of India, तो आप जो है आंसर गलत कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसके आगे पढ़ेंगे इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट में क्या हो जाएगा?
यहां पर 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन एक स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट है उसी को आइडेंटिफाई करना है और वही हमारा आंसर होगा। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, इट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन मैटर ऑफ रिलीजन। कह रहा है यह राज्यों को धर्म के मामले में कोई कानून बनाने से रोकता है। क्या यह करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो यह इनकरेक्ट है, नहीं रोकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि इट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन मैटर ऑफ रिलीजियस। यह राज्य को धर्म के मामले में कोई कानून बनाने से रोकता है, ऐसा नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धर्म में भी रूल और रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने की बात करता है। सेकुलर है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सेकुलर है, फिर भी हम लोग यहाँ पर नियम बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये गलत है। क्या है? ये गलत है। फिर लिख रहा है, इट मेकर्स चूज द मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट। इसके निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल चुना है। एक करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यह सेकुलर है। कैसा है? सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। थर्ड ऑप्शन लिख रहा है, इट प्रोवाइड्स ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजियस। यह सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये भी करेक्ट है, और यह हमारे जो फंडामेंटल राइट है उस फंडामेंटल राइट में मेंशन किया गया है। आपका आर्टिकल नंबर यहां पर शुरू होता है 25 से लेकर के 28 तक। यहां पर इसका प्रेस्क्रिप्शन किया गया है। यहां पर जो लिखा है, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस। यह धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है। तो ये भी करेक्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी टाइप का अगर देखें तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है किसी भी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ प्लेस। तो इट इज करेक्ट। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, लेकिन यहां पर रॉन्ग कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है? तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट। फर्स्ट क्या है? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है, ये क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर व्हिच द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर। भारत के संविधान के अनुसार उन राज्यों की अधिकतम संख्या क्या है जिनके लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? यहां पे कह रहा है, देयर इज नो लिमिट। एक ही व्यक्ति जो पर्सन है जिसको हमने राज्यपाल एज ए अपॉइंट किया बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह जो गवर्नर है यह कितने राज्यों को, कितने स्टेट को एक साथ रेगुलेट कर सकता है? यहां पर इसकी कोई लिमिट है क्या? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। सेकंड ऑप्शन लिख रहा है कि केवल एक स्टेट को ही क्या करेगा, हैंडल करेगा, ओनली वन स्टेट। यहां पर लिख रहा है कि 2 स्टेट, फिर लिख रहा है 3 स्टेट। यहां पर क्लियर रखिएगा, इस पर्टिकुलर केस में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि एक जो गवर्नर है ये केवल एक ही स्टेट को रेगुलेट करेगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इसके लिए कोई लिमिट ही नहीं बनाई गई। वो 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर 3 से अधिक राज्यों को भी क्या कर सकता है, एक गवर्न कर सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट included in the definition of children by the Maintenance and Welfare of Parent and Senior Citizen Act 2007। एक कंटेम्प्रेरी इशू का है, इससे पूर्व के क्वेश्चन में ये आपने देखा है। तो सेम यहां पर क्वेश्चन पुनः पुटअप हो रहा है आपके सामने। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। लिखा है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 द्वारा बच्चों की परिभाषा में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? यहां पे कह रहा है वयस्क पुत्र, वयस्क पुत्र को शामिल किया गया, ये तो क्लियर है, क्योंकि वही तो भरण पोषण करेगा। जो हमारे एडल्ट सन हैं यही योग्य होते हैं जो कहीं जॉब करेंगे, कुछ अर्न करेंगे तो अपने माता पिता को क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। यहां पर फिर लिख रहा है एडल्ट डाटर भी यहां पर इंक्लूड है। फिर लिख रहा है नाबालिग पुत्र यानी माइनर सन। माइनर सन कैसे कहीं पर जॉब कर सकता है? माइनर सन जब जॉब करेगा ही नहीं तो उसकी अर्निंग नहीं होगी, और यदि अर्निंग नहीं होगी तो वह कैसे किसी भी अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस एंड वेलफेयर के तहत कोई अमाउंट यहां पर देगा? जो अमाउंट यहां पर मेंशन था 10,000, कितना अमाउंट था?
10,000, तो 10,000 तो तभी वह कंट्रीब्यूट कर सकता है जब वह जॉब करेगा, और जब वह माइनर है तो जॉब कर नहीं सकता, और जब जॉब कर नहीं सकता तो अर्निंग होगी नहीं तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर वो दे नहीं सकता। तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में देखा जाए माइनर यहां पर क्या है, शामिल नहीं किया जाएगा। और लिखा है एडल्ट, ग्रैंडसन, वयस्क पौत्र, तो वयस्क पौत्र को किया जाएगा, यहां पर शामिल किया जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, क्योंकि यही अर्निंग नहीं कर सकता है, शेष जितने यहां पर अन्य पॉइंट हैं सब अर्निंग करेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच प्राइम मिनिस्टर among the following had signed the Assam Accord with the All Assam Ganga Sangram Parishad in 1985? कह रहा निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन लिख रहा है यहां पर कि पीवी नरसिम्हा राव, फिर लिख रहा है यहां पर सेकंड ऑप्शन राजीव गांधी, फिर यहां पर लिख रहा है आई.के. गुजराल, फिर यहां पर लिख रहा है पी.पी. सिंह। ये क्लियर रखिएगा पहले कि यह क्वेश्चन कब का है। क्वेश्चन है 1985 का है। तो जब क्वेश्चन 1985 का है तो 1985 के ड्यूरेशन में जो प्राइम मिनिस्टर होगा वही इसका आंसर होगा। तो उस पर्टिकुलर ईयर के जो प्राइम मिनिस्टर आवर कंट्री थे वो कौन थे, उनका नाम था राजीव गांधी। क्या नाम था, राजीव गांधी। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट यहां पर है अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 नो पर्सन अंडर द एज ऑफ ईयर्स shall be granted a learner's license to drive a motorcycle without gear except with the consent in writing of the person having the care of person desiring the learner license। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बिना गियर के मोटरसाइकिल चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा। ओके, लर्नर लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा सिवाय उस व्यक्ति की लिखित सहमति के जो लर्नर लाइसेंस के इच्छुक व्यक्ति की देखभाल करता है। अगर पेरेंट ऐसा रिकमेंड कर दें तो यहां पर बात उसको दी जा सकती है, उसको लाइसेंस दिया जा सकता है लर्नर को। लेकिन अगर यहां पर पेरेंट इसकी गारंटी ना दे तो उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर एज ग्रुप पूछ रहा है कि किस एज ग्रुप से कम के कंडीशन में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहां पर लिख रहा है कि जो बिलो 20 ईयर होगा, फिर यहां पे कह रहा है जो बिलो 18 ईयर होगा, फिर कह रहा है जो बिलो 17 ईयर होगा और जो बिलो यहां पर 21 होगा। तो ऐसा आपको क्लियर होगा, यहां पर आंसर हो जाएगा क्या, बिलो 18 ईयर। कितना, बिलो 18 ईयर। अगर कोई भी वयस्क या कोई भी यूथ अगर 18 ईयर से कम एज ग्रुप का है तो उसको लर्नर लाइसेंस भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा जब तक उसके पेरेंट की अनुशंसा ना हो, उसकी सहमति नहीं हो, उसका रिकमेंडेशन ना हो। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्वायरी इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनलिटी। यहां पे कह रहा है कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। यहां पर ऑप्शन लिख रहा है, क्लियर है, कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच। यहां पे कह रहा है करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज। यहां पर ऑप्शन दे रहा है कि पहला है डिलिमिटेशन एक्ट, परिसीमन एक्ट यानी परिसीमन अधिनियम। क्या इसके अंडर यह प्रपोजल किया गया है। सेकंड दे रहा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन निवारण जो अधिनियम है इसके तहत क्या ये प्रपोजल किया गया है। थर्ड लिख रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के तहत ये प्रपोजल किया गया है। फिर यहां पर लिख रहा है डी द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में ये प्रपोजल किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहां पर ये प्रपोजल किया गया है, क्लियर रखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्वायरी इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक
फंक्शनरीज। यहाँ पर क्लियर आंसर रहेगा क्या, डी रहेगा। और इसी को लेकर के काफी ज्यादा कह सकते हैं अतीत में धरना प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें आपके केजरीवाल, अन्ना हजारे को आप लोगों ने देखा भी होगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, द लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1975। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? यहां पर ऑप्शन लिख रहा है, फर्स्ट जाकिर हुसैन, फिर लिख रहा है यहां पर बराहगिरी वेंकटगिरी, फिर लिख रहा है यहां पर नीलम संजीव रेड्डी, फिर यहां पर लिख रहा है फखरुद्दीन अली अहमद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या थे, इंडिया के प्रेसिडेंट थे। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे इस समय वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। यहां पर ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी और इसका जो टाइम फ्रेम था, एक टाइम फ्रेम था 1975 टू 1977। इस ड्यूरेशन के लिए यह इंप्लीमेंट किया गया था। अगर यहां पर देखा जाए कि 2 बार और किया गया है, एक इससे पूर्व जो आपका टाइम फ्रेम था वह आप कह सकते हैं इंडिया और चाइना के केस में था। जब इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो एक बार आपका नेशनल इमरजेंसी थी और वो टाइम फ्रेम आपका था कब का, 1962 से लेकर के लगभग 1960 यहां पर 8 के आसपास का टाइम फ्रेम था। फिर एक जो था इसमें था 1971 में। 1971 जो केस था यह भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के केस में था। भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट यानी बांग्लादेश का इमरजेंसी था। तो वहां पर भी एक इमरजेंसी लगी थी, इस समय भी इमरजेंसी लगी थी, लेकिन यहां पर इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट था। क्या था? इंडिया प्लस चाइना कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन यहां पर जो केस बना था, एक केस कैसा था, यहां पर इंदिरा गांधी का केस था और इंटरनल डिस्टरबेंस था। कैसा था? इंटरनल डिस्टरबेंस था। इंटरनल डिस्टरबेंस, इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पर यहां पर क्या लगाया गया था, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। वो भी अगर देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 352 के तहत ऐसा किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यहां पर हो जाएगा डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 a complaint can be filed in the district consumer dispute redressal forum if the value of the claim is up to। मीनिंग क्या कह रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत दर्ज की जा सकती है यदि दावे का मूल्य इस प्रकार है। मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, यहां पर लिख रहा 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख एंड 10 लाख। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 20 लाख। कितना हो जाएगा? 20 लाख। इफ द अमाउंट विल बी 20 लाख देन इट इज फाइल ऑन, कहां पर किया जाएगा, यहां पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। यहां पर आप अपील कर सकते हैं अपने केस को। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। यहां पर क्लियर रखिएगा, क्या कह रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लेजिस्लेटिव असेंबली की। यहां पर ऑप्शन लिख रहा है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ के जो मेंबर हैं, इनके मेंबर की संख्या टोटल है कितनी, तो यहाँ पर है 403। कितनी है? 403 है। यहाँ पर अगर देखें हम कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है यूपी की, यहाँ पे कितने मेंबर हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल यूपी में कितने मेंबर हैं? 100 मेंबर हैं। सेम अगर आप देखें लोकसभा में यूपी का कितना यहाँ पर रोल है, तो लोकसभा में यूपी के कितने मेंबर हैं? 80 मेंबर हैं। अगर हम बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में यूपी के कितने मेंबर हैं? यहां पर आपको मिलते हैं 31। कितने हैं? 31। तो इट इज अन, यहां पर पॉइंट है किसके सेंस में? यूपी के सेंस में। तो इसको भी आप लर्न कर सकते हैं।
और यहां पर इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट दैट नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। कह रहा है में कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मल कंडीशन में किसी भी महिला को सनसेट के बाद और सनराइज से पूर्व उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यहां पर कहां पर ये बातें कही गई है, ये मेंशन कहां किया गया है? यहां पे कह रहा है यहां पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंसेंडर एक्ट, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम में। फिर कह रहा है इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता में एक प्रोविजन किया गया। फिर लिख रहा है पुलिस एक्ट, पुलिस अधिनियम में एक प्रोविजन किया गया। फिर कह रहा है यहां पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्या कह रहा है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता में ये पॉइंट मेंशन है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ही यह मेंशन किया गया है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन होगा क्या, यानी कह सकते हैं एक्सेप्शन को छोड़ करके यहां पर उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा टी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है यहां पर है अब पंचायती कॉन्स्टिट्यूट फॉर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द फर्स्ट मीटिंग। एक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से, पहली बैठक से नियत तारीख से तक जारी रहती है। यहां पर लिख रहा 14 ईयर्स, फिर लिख रहा है 11 ईयर, 5 ईयर एंड 9 ईयर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 ईयर्स। कितने? 5 ईयर्स। अगर हम यहां पर डिस्कस करें पंचायत के सेंस में, तो पंचायत का जो मेंशन किया गया है, पंचायत का तो एक अमेंडमेंट एक्ट था जिसका नाम था 73rd, क्या नाम था? 73rd। और एक किया गया था 1992 में। कब किया गया था? 1992 में। और इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक कह सकते हैं भाग या पार्ट ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और यह पार्ट था 9। क्या ऐड किया गया? पार्ट 9। साथ में यहां पर एक शेड्यूल भी ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और यह शेड्यूल जो था, यह शेड्यूल नंबर था आपका कह सकते हैं हम लोग 11। और इसी के तहत एक आर्टिकल भी हमारा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? आर्टिकल। यह आर्टिकल था 343। तो यहां पर ये पॉइंट मेंशन किए गए थे कि जो पंचायत होगी, पंचायत का इलेक्शन कैसे किया जाएगा, पंचायत के मेंबर कैसे होंगे, ये सारे प्रोविजन जो किए गए हैं इसी कह सकते हैं पार्ट 9 या शेड्यूल 11 में किए गए हैं, जो अमेंडमेंट 73-92 में किया गया था। तो इट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहां पर थोड़ा क्लियर रखिएगा, ये थोड़ा सा यहां पर मिलता, इसको कर लीजिएगा 243 होगा। कितना होगा ये 243 होना चाहिए, 343 नहीं बल्कि 200। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है इन हिच ईयर वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट फॉर्म। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन यहां पर दे रहा है। किसका गठन 1951 में हुआ था, 1964 में हुआ था, 1962 में हुआ था और 1972 में हुआ था। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1964 में गठन किया गया था। किसका? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसको कहते हैं मार्क्सवादी। क्या कहते हैं? मार्क्सवादी। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन दे रहा है यहां पर चंडीगढ़, सेकंड दे रहा है लक्षद्वीप, थर्ड दे रहा है अंडमान निकोबार और फोर्थ दे रहा है पुडुचेरी। तो यहां पर जो पुडुचेरी है इसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। और इसके साथ साथ अगर देखें दिल्ली के पास भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। किसके पास है? दिल्ली एंड पांडुचेरी हैव द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है, अर्थात यहां पर काउंसिल ऑफ स्टेट में यहां पर कंट्रीब्यूशन है, ये स्टेट है आपके पांडुचेरी और दिल्ली। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है एन ऑफिशियल इनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली इज नोन एज, समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना कहलाती है। समय समय पर पीरियाडिक बेसिस पर जो जनगणना की जाती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? यहां पर लिख रहा है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर। सेकंड कह रहा है डेमोग्राफिक काउंट, जनसांख्यिकीय गणना। थर्ड कह रहा है सेंसस। फोर्थ कह रहा है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? सेंसस। अगर सेंसस को हम डिफाइन करें तो फर्स्ट सेंसस जो किया गया था ये किया गया था 1872 में। कब किया गया था? 1872 में। इस समय कौन थे हमारे वायसराय? ये थे लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। तत्पश्चात सेकंड जो किया गया था और रेगुलर जब से हो रहा है पीरियाडिक बेसिस पर था वो था 1881 में। और इस समय जो थे इनका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था? लॉर्ड रिपन। तब से लेकर के आज तक इंडिया में जो टोटल सेंसस कंडक्ट किए गए हैं, टोटल जो सेंसस कंडक्ट हो चुके हैं कितने हो चुके हैं? 15th हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 15th हो चुके हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट इंडिया का सेंसस है करंट वाला 2011 का, ये आपका है 7th। क्या है? 7th। तो ये हमारा 2011 सेंसस है। ये अगर ओवरऑल देखा जाए जब से हम सेंसस काउंट कर रहे हैं 1881 से, तब से मिला के टोटल 15th हो गया है। लेकिन इंडिपेंडेंट की अगर बात करें तो आपके कितने सेंसस अभी तक कंडक्ट हो चुके हैं? तो 7th हो चुके हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है इलेक्टोरल रोल इज कॉमनली नोन एज, निर्वाचक नामावली को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दे रहा है इलेक्शन काउंट, चुनाव गणना। फिर कह रहा है इसको वोटर्स लिस्ट। क्या कह रहा है? वोटर्स लिस्ट, मतदाता सूची। फिर यहां पे कह रहा है इलेक्शन लिस्ट, चुनावी सूची। फिर यहां पे कह रहा है सीरियल लिस्ट। तो यहां पर जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा वोटर लिस्ट। क्या हो जाता है? वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची। क्या हो जाएगा? मतदाता सूची। यहां पर इलेक्टोरल रोल इज कॉमनली नोन एज, मीनिंग है कि निर्वाचक नामावली को सामान्यतः किस रूप में जानते हैं? वोटर्स लिस्ट के रूप में जानते हैं। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड, दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ सेपरेट कमीशन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? तो यहां पर आपको ऑप्शन दे रहा है क्या? 2000, 2006, 2004 एंड 2002। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002। क्या 2002 में ही क्या कह रहा है? द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। और इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।